नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन ऐसा जियो कि वह न किसी के प्रभाव में हो और न ही किसी के अभाव में हो। लोगों का तो कहना है कि 7 जन्म होते हैं। किसी का कहना है कि जीने के लिए तो एक ही जन्म काफ़ी होता है। मगर मेरा ऐसा मानना है, जो कि मैंने अभी अपने वीडियो की शुरुआत में कहा है, कि जीवन ऐसा जीना चाहिए जो कि न किसी के प्रभाव में हो और न ही किसी के अभाव में हो। आज मानव इतिहास के एक ऐसी सभ्यता को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिसे उत्कृष्ट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन डिटेल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसी पार्ट को आज हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैंने पूरा वीडियो लेक्चर तैयार किया है, ध्यान से देखिएगा। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। यह सभ्यता जो है लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, ठीक है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान, ठीक है, जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, दक्षिण एशिया का पश्चिमी भाग जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वह आपका कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत का जो एरिया है वह इसमें पूरा आता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपका मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यवस्था कितनी उत्कृष्ट थी, कितनी उन्नत थी। प्राचीन अगर बात किया जाए तो उस वक्त मिस्र, मेसोपोटामिया, इसकी सभ्यता को भी लेकर कहा जाता है कि यह बड़ी उत्कृष्ट सभ्यता थी अपने समय की, लेकिन उससे भी उत्कृष्ट और उन्नत सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया। इसका आर्किटेक्ट बहुत ही शानदार था और वो सारी सुविधाएं उस समय के लोगों के पास थी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन डिटेल अभी हम लोग आगे समझेंगे। वहां की नगरीय व्यवस्था, वो सारी चीजें यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 1920 में, सबसे पहले देखिएगा, 1920 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा किए गए सिंधु घाटी में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज होती है, ठीक है। पहली बार जब खुदाई होती है 1920 में, उसमें पता चलता है कि 2 ऐसे नगर हुआ करते थे। वो 2 नगर कौन से? वह था आपका सिंधु घाटी में जो आपका उत्खनन किया गया था, खुदाई की गई थी, उस वक्त जो अवशेष मिले थे उससे यह पता चला कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट यह शहर है उस वक्त के। इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज की गई थी। 1920 में पहली बार खुदाई हुई थी। इन डिटेल हम सारे साइट्स का पढ़ेंगे और इससे आपके सवाल बनते हैं कि उनकी कब कब खुदाई की गई थी, किनके द्वारा किया गया था, और वह कौन कौन सी चीजें वहां से अवशेष के रूप में प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, कि तत्कालीन जो डायरेक्टर थे उस वक्त के, ठीक है, आपका जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके जो तत्कालीन डायरेक्टर थे जनरल जॉन मार्शल, ठीक है, ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। इनके द्वारा घोषणा किया गया 1924 में। कब किया गया? 1924 में किया गया इनके द्वारा घोषणा कि सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की गई है, ठीक है। अब सभ्यता की खोज और विस्तार, अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि वह कौन कौन सी साइट मिली, वह कौन कौन सी सभ्यता इसकी खोज की गई थी। तो सबसे पहले हड़प्पा। देखिए, 1921 में जो है दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की थी। जो हड़प्पा है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी खोज सबसे पहले किनके द्वारा किया गया? तो यह किया गया आपके दयाराम साहनी, उनके द्वारा पहली बार खोज किया गया कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की गई। इसके बाद 2020 में 1922 में आरडी रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा किनके द्वारा? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और 1922 में आरडी बनर्जी, रखलदास बनर्जी जी द्वारा मोहनजोदड़ो का पता लगाया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 साइट हैं, और बाकी बारी बारी से और साइट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए आप, हड़प्पा स्थल जो साइट है आपका, वो हड़प्पा। यह खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कब इनके द्वारा पता लगाया गया था? तो 1921 में, 1921 में इनके द्वारा पता लगाया गया था कि ऐसा भी कोई स्थल था उस वक्त,
ठीक है। और ये अवस्थित कहाँ है? तो ये अवस्थित है आपका वर्तमान का जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। मोंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। एक बात आप गौर कीजिएगा कि जितनी भी सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, वो नदी के किनारे फली फूली थी। इसका कारण था कि इंसान के लिए पानी सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। जीवन जीने के लिए जल जो है उसकी अति आवश्यकता होती है। तो जो भी सभ्यता है वो फली फूली थी। देखिएगा आप, तो वह किसी न किसी नदी के किनारे, किसी न किसी नदी के तट के किनारे वो फली फूली थी, ठीक है। अब यहाँ पे खोज में क्या प्राप्त हुआ था? तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, ठीक है। यह जो आपका पहला जो साइट है दयाराम सहनी जी द्वारा, जो 1921 में हड़प्पा जो था, उसमें जो पहला जो वहां पर खोज हुआ था वह क्या किया गया? तो महत्वपूर्ण खोज की अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, ठीक है, अन्नागार, फिर बैलगाड़ी, अनाज का जो भंडारण होता था, ठीक है, उसके लिए जो स्टोरेज था वहां पर, ठीक है, जिस जो इकट्ठा किया जाता था, उसका पता चला। बैलगाड़ी के बारे में पता चला कि उस समय में बैलगाड़ी, हड़प्पा जो संस्कृति थी उसमें बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता था। अब अगर हम लोग बात करें हड़प्पा के बाद, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है 1922 में, मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वह कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, जिसे हम मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मृतकों का टीला। यह पूछा जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वह कौन सा ऐसा साइट है जिसकी खुदाई प्राप्त हुआ था, जिसमें उस साइट के बारे में जो खुदाई से जानकारी मिली थी, तो उसे हम मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। तो वह मोहनजोदड़ो है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। माउंड ऑफ डेड के नाम से भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो माउंड ऑफ डेड, ठीक है, माउंड ऑफ डेड, ठीक है, मृतकों का टीला, इस नाम से भी जानता है। और ये किनके द्वारा खोज किया गया था? तो रखलदास बनर्जी जो थे, उनके द्वारा इस साइड का खोज किया गया था। 1922 में किया गया था यह, ठीक है। अब यह वर्तमान में यह साइट कहां पर अवस्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में। कहां पर? तो वर्तमान में जो आपका पाकिस्तान, क्योंकि सब पहले तो सब इंडिया का भाग था, ठीक है ना। तो जो लरकाना जिला है उसमें सिंधु नदी के तट में यह रावी था। हड़प्पा कहां था? तो यह रावी था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है वो कहां पर है? अगर मैं बात करूं मोहनजोदड़ो की, तो यह आपका हो गया सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान में जो लरकाना जिला है, यहां पर क्या मिला? तो विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार वह जगह था, एक बड़ा सा, जैसे बाथरूम का बात करते हैं ना हम लोग, तो बाथरूम तो हो गया इंडिविजुअल, हम सभी के घर में होता है। तो इस सभ्यता में भी बाथरूम भी था हर किसी के घर में। लेकिन आप जाते हैं ना, जैसे कहीं मंदिर या कहीं जाते हैं किसी धार्मिक स्थल पर, तो पूजा करने से पहले क्या होता है? तो स्नान लोग करते हैं, सामूहिक रूप से स्नान करते हैं वहां पर। किसी का निजी तो होता नहीं है, वो एक सामूहिक स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर भी एक विशाल स्नानागार बनाया गया था, जहां की कोई धार्मिक अनुष्ठान है, कोई पूजा पाठ है, वो करना है, उससे पहले लोग क्या करते थे? स्नान करते थे, ठीक है। तो वह जो जगह था उसे हम विशाल स्नानागार के रूप में जानते थे, ठीक है। फिर अन्नागार, फिर अन्न, जो अन्न का भंडारण होता था, ठीक है, स्टोर, जो अनाज था उसके स्टोरेज के लिए। सोचिए कितना उत्कृष्ट और उन्नत सभ्यता था। इसीलिए कांस्य की नर्तकी की मूर्ति थी उस समय, ठीक है। तो यानी कांस्य का पता चल गया था उस सभ्यता में, कांस्य जो धातु है उसका पता चल गया था। यह कैसे पता चला? क्योंकि एक नर्तकी की मूर्ति थी, ठीक है। डांसिंग गर्ल, यह पूछ लिया जाएगा सवाल कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। यह भी सवाल बनता है। पशुपति महादेव की मुहर, ठीक है, यह मिलता है। देखिए, यह जो मैं पूरा लेक्चर बनाया हूं आपका, तो इसका पीडीएफ आपके लॉकुल का जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, वहां पर, या फिर टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिल गई। पशुपति महादेव की मुहर, एक मुहर थी जिसमें पशुपति महादेव, उनकी उनकी आकृति थी उस पर। फिर दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली वहां से। यह सारे सवाल बनते हैं आपके। बुने हुए कपड़े कौन सी साइड से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। यह सब कुछ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद यह सब महत्वपूर्ण खोज था। उसके बाद बात करें स्टीन के द्वारा, तो स्टीन के द्वारा जो है ये एनजी मजुमदार, ठीक है, एनजी मजुमदार जी के द्वारा 1931 में पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में, ये दाश्त नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा साइट है ये? तो यह साइट हो गया आपका
सुतका गेंडोर, तो सुतका गेंडोर मिला, खोजा गया स्टीन के द्वारा, ठीक है। और यह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य जो बलूचिस्तान में जो दाश्त नदी के किनारे पर यह स्थित है। कौन सा साइट? तो यह सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो साइट है आपका, ठीक है, यह खोजा गया किनके द्वारा? तो स्टीन के द्वारा यह इसकी खुदाई हुई, ठीक है। और 1929 में, ठीक है, 1929 में। और यहाँ यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपका जो पाकिस्तान है वर्तमान में, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के दाश्त नदी के किनारे पर यह स्थित है। यह साइट कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान, ध्यान में रखिएगा बलूचिस्तान, ठीक है, वहां पर है। और यहां पर क्या है? तो यह जो है अपने समय का हड़प्पा और बेबीलोन, हड़प्पा और बेबीलोन, क्योंकि उस वक्त क्या था, व्यापार भी होता था, तो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में जो व्यापार होता था उसका यह सेंटर पॉइंट था, ठीक है, केंद्र बिंदु हुआ था, ठीक है। उस जमाने में यह समझिए कि पूरा जो है बिजनेस हब था, कॉमर्शियल हब था। सुक्ता गेंडोर की अगर बात करें तो ये उस समय का कॉमर्शियल हब था, वहां पे व्यापार होता था हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में। और यह स्टीन के द्वारा खोजा गया 1929 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर, तो चन्हू दड़ो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यह एनजी मजूमदार जी के द्वारा 1931 में, 1931 में इस साइट के बारे में उनके द्वारा पता लगाया गया, खोजकर्ता यही थे, ठीक है। और यह कहां पर? तो सिंधु नदी के तट पर है। ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई जितनी भी सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे वह फली फूली थी। तो सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में, यह कहां पर? सिंध प्रांत में। और वहां कौन सी नदी थी? तो सिंधु नदी थी। और एनजी मजूमदार जी के द्वारा 1931 में। अब यहां पर क्या पाया गया? तो मनके बनाने की दुकानें, मनके जो होते हैं उसको बनाने की दुकान वहां पर पता चला अवशेष से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, यह सारी चीजें पाई गई। यह भी पूछा जाता है कि वह कौन सा साइट है जहां की बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान मिले, ठीक है, यह सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यह साइट कौन सा हो गया? तो चन्हू दड़ो हो गया, ठीक है। फिर आमरी, आमरी खोजा गया, एनजी मजूमदार जी के द्वारा ही खोजा गया, 1935 में खोजा गया, ठीक है। यह भी सिंधु नदी के तट पर था, ठीक है। यहां से क्या मिला? तो हिरन के साक्ष्य मिले, ठीक है, हिरन के साक्ष्य मिले इस साइड से, ठीक है। उसके बाद बात करें कालीबंगन, कालीबंगन की बात करें तो ये घोष थे उनके द्वारा 1953 में, 1953 में इनके द्वारा कालीबंगन के बारे में पता लगाया गया, ठीक है। और यह राजस्थान के जो घग्गर नदी के किनारे था। यह कहां था? तो राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और इसमें क्या पाया गया? यहां पर राजस्थान के, इसमें अग्निवैदिक जो है, अग्निक, यह था आपका राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे। और इसमें अग्नि वेदिकाएं, ठीक है, अग्नि वेदिकाएं पाई गई, ऊंट की हड्डियां पाई गई और लकड़ी का हल पाया गया। यह तीन चीज मुख्य तौर पर यहां से जो खुदाई हुई थी, तो यह सारे साक्ष्य के तौर पर मिले थे, ठीक है। कि अग्नि वेदिकाएं यानी हवन होता था, पूजा पाठ होता था, इसका साक्ष्य मिला। ऊंट की हड्डियां मिली, ठीक है। फिर लकड़ी का हल मिला, लकड़ी का हल और ऊंट की हड्डियां, यह पूछा जाता है यह सवाल मुख्य तौर से, ठीक है। उसके बाद फिर लोथल की बात कर लें। लोथल आपका कहा तो यह गुजरात में था, ठीक है। आर राव हैं, आर राव जी के द्वारा 1953 में इसे खोजा गया था, ठीक है। ये आपका लोथल, ठीक है। लोथल कहां पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपका गुजरात में। गुजरात में जो है कैम्बे की कड़ी के नजदीक, भोगवा नदी के किनारे। ये कहां पर? तो भोगवा नदी के किनारे यह जो आपका साइट था, यह भोगवा नदी के किनारे था, ठीक है, लोथल। और इसमें क्या प्राप्त हुआ वो पहले समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बार कोई ऐसा साइट मिला जहां पर कि मानव निर्मित बंदरगाह का पता चला। किस चीज का पता चला? तो मानव निर्मित जो बंदरगाह है वह, ठीक है। फिर गोदीवाड़ा, ठीक है। उसके बाद चावल की भूसी, फिर अग्नि वेदिकाएं और शतरंज का खेल। यह पता चला कि उस वक्त शतरंज का भी खेल किया जाता था, ठीक है। और उसके बाद फिर अग्नि वेदिकाएं जो हवन के लिए इस्तेमाल होता था, वह चावल की भूसी, उसके बारे में पता लगाया गया। गोदीवाड़ा, ठीक है, यह कला थी, उसके बारे में पता लगाया गया, ठीक है। इस तरह की कला उस वक्त हुआ करती थी। दूसरा चीज, मानव निर्मित बंदरगाह, इसका पता लगा पहली बार, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें हम लोग अगले साइट की, तो यह है आपका सुरकोतदा, ठीक है। सुरकोतदा जो है जेपी जोशी है, उनके द्वारा 1964 में पता लगाएगा। और यह कहां था? तो गुजरात में था। कहां था? तो यह गुजरात में था। यहां से क्या मिला? तो घोड़े की हड्डियां, यानी घोड़े का होने का साक्ष्य पता चला कि उस वक्त जो है घोड़े थे, ठीक है। इससे यह पता। और मनके की
जो है बात यहाँ पे पता चली इस साइड से, सुरकोतदा से, ठीक है। उसके बाद बनावली, ठीक है। बनावली जो है आर.एस. बिष्ट साहब हैं 1974 में, इनके द्वारा इसको खोजा गया इस साइट को, और ये हरियाणा के हिसार में, कहाँ पर है, तो जो आपका हिसार है हरियाणा दिल्ली के पास, तो वहां पे हिसार से यह जिले में यह साइट स्थित है। यहां पर मनके का साक्ष्य मिला, और किसका मिला, तो जौ का इस्तेमाल होता था। किस चीज का इस्तेमाल होता था, तो जौ का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा इसका जूम कम कर देता हूं। अब मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा। यह मोहनजोदड़ो कहां था, यह था आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। महान स्नानागार, ठीक है। महान स्नानागार के बारे में मैंने बताया कि कोई पूजा पाठ, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उससे पहले लोग सामूहिक रूप से वहां पे स्नान किया जाता था। जैसे नदी के तट पर आप जाते हैं, नदी पर स्नान करते हैं, ठीक है। किसी मंदिर जाने से पहले लोग स्नान करते हैं सामूहिक रूप से, तो वैसे ही महान स्नानागार बनाया गया था, और कांस्य नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति यहां से मिली थी, ठीक है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। कहां पर है लोथल, तो गुजरात में स्थित है। पहला मानव निर्मित बंदरगाह लोथल में, ध्यान रखिएगा, लोथल में पहला मानव निर्मित बंदरगाह कहां मिला था, तो लोथल में मिला था, इसको याद रखिएगा। और जहाज बनाने का स्थान, और वहां जहाज बनाने का स्थान भी वहां पर था, लोथल में, ठीक है। और धौलावीरा की अगर बात करें तो यह कहां पर है, तो धौलावीरा आपका कच्छ में स्थित है। जल दोहन प्रणाली, यानी कि जमीन से जो पानी निकालने की बात होती है ना, आज समरसेबुल या मोटर पंप से जो पानी धरती से, जमीन से पानी निकाला जाता है, ठीक है। तो वह पहली बार जो है इस्तेमाल किया गया था किसी सभ्यता में, तो यह धौलावीरा में किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, हड़प्पा संस्कृति की बात करें, तो धौलावीरा जो साइट था जो कि कच्छ में स्थित है, वहां पर जल दोहन प्रणाली, यानी जो जमीन से पानी निकाला जाता था, उसका इस्तेमाल उस जमाने में किया जाता था। वही मैंने कहा ना कि उस समय का जो आर्किटेक्ट था, ठीक है, वहां उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही शानदार और उन्नत व्यवस्था थी, ठीक है। तो पानी जो है, जल दोहन प्रणाली की बात हो गई। फिर जल भंडारण, जैसे पानी टंकी से, जो जमीन से पानी निकाल के टंकी में हम लोग रखते हैं, तो वो क्या है, जल भंडारण हो गया। तो पानी को भी वहां पर क्या किया जाता था, भंडारण किया जाता था, टंकियां थी उस वक्त, ठीक है। उसके इन्हीं चीज के लिए प्रसिद्ध था यह जल दोहन, यानी जमीन से पानी निकालना और उसको स्टोर करना। इसके लिए यह जो धौलावीरा साइट है बहुत फेमस था, बहुत प्रसिद्ध था, इस बात को दिमाग में रखिएगा। और एक और सवाल बनता है, यूनेस्को जो है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल, पहला कोई ऐसा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पहला कोई साइट है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया, ठीक है, वो आपका धौलावीरा था। अब देखिए समाज और संस्कृति की बात करें, उस वक्त के समाज और संस्कृति की अगर हम लोग बात करें, तो समाज और संस्कृति में सामाजिक संरचना, वस्त्र और आभूषण, और कला और शिल्प, ठीक है, इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले सामाजिक संरचना देख लेते हैं, वहां का सामाजिक संरचना क्या था। तो यहां पर 3 वर्गों में, बेसिकली 3 वर्गों में, ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटा गया था वहां के सोसाइटी को, समाज को उस वक्त के। तो समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला क्या था, तो कुलीन वर्ग, एलिट क्लास थे, बहुत रिच, हाईली रिच क्लास थे, ठीक है। और मध्यम वर्ग था जो कि बिजनेस क्लास था, ठीक है, बिजनेस क्लास। और तीसरा वर्ग था मजदूर वर्ग, यानी जातीय या वर्ण व्यवस्था की कोई बात यहां पर नहीं आती है, ठीक है। एक क्लास था जो एलिट क्लास था, ठीक है, एक मिडिल क्लास था जिसमें कि आपको मध्यम वर्ग, और मध्यम वर्ग में कौन थे, तो बिजनेस क्लास था, ठीक है, आपका जो व्यापार करते थे, और एक मजदूर वर्ग, ठीक है। उसके बाद बात करें वस्त्र और आभूषण की, ठीक है। तो वस्त्र और आभूषण में क्या थे उस वक्त, उस इस सभ्यता में, तो कपास, ठीक है। वस्त्र और आभूषण में क्या था, तो देखिए थोड़ा और इसको मैं बड़ा कर देता हूं। वस्त्र और आभूषण में कपास, रेशम और ऊन से बने वस्त्र मिलते थे, ठीक है, उस जमाने में इसका साक्ष्य मिला। और सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषण लोकप्रिय थे। अब सोच लीजिए, आज जो आभूषण या जिस कपड़े की हम बात करते हैं, ठीक है, कपास हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त भी इसके कपड़े तैयार होते थे, लोग इस्तेमाल करते थे, पहनते थे। और साथ में सोने चांदी, सोने और चांदी का भाव जान ही रहे हैं अभी क्या है, उस जमाने में भी इस्तेमाल होता था। और कीमती पत्थरों के आभूषण लोकप्रिय थे। अब आप सोच लीजिए कितनी उन्नत व्यवस्था थी। फिर यहां पर आपका आ जाता है
कला और शिल्प की बात करें तो कला और शिल्प में मन का निर्माण, मन का, फिर मुहर का, मोहर जो होती हैं, ठीक है, उस उनका निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाने में उस वक्त के लोग क्या थे, निपुण थे, मतलब स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। फिर टेराकोटा की मूर्तियां प्रचलित थी इस सभ्यता में, ठीक है। मैंने कहा ना कि मैं उसी एरिया को आपको लूंगा जो कि आपके परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है। अब आर्थिक जीवन उस वक्त का क्या था, ठीक है, तो कृषि और पशुपालन पर उस वक्त के लोग जो है, जो वहाँ की जो अर्निंग जो लोग करते हैं, ठीक है ना, उनका आय का जो स्रोत है वो किस चीज पर आधारित था, तो कृषि और पशुपालन, ठीक है। रोजगार लोगों को चाहिए ना, तो रोजगार किस चीज पर आधारित था, तो उस समय का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरा था वो आधारित था कृषि और पशुपालन पर, ठीक है। जिसमें कृषि में क्या, तो गेहूं, जौ, चावल, कपास की खेती होती थी। किस चीज की, गेहूं, जौ, चावल और कपास की खेती होती थी। कालीबंगन में लकड़ी के हल यानी खेती होता था। साक्ष्य मिला कि कालीबंगन में क्या था, तो लकड़ी का हल मिला। इससे यह पता चलता है कि उस वक्त किसान खेती करते थे, ठीक है। फिर बैल, भैंस, बकरी, भेड़ पालन इसका भी होता था, ठीक है। उसका कपास उत्पादन करने वाले पहले लोग थे यह। इस सभ्यता के लोग, जो सिंधु घाटी की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो यह पहले लोग ऐसे थे, किसी सभ्यता की अगर बात करें तो यह पहले लोग ऐसे थे जिन्होंने कपास का भी उत्पादन किया था, ठीक है। 2000 से भी ज्यादा मोहरें मिली थी उस समय जब खुदाई हुई थी, तो जो मोहरें जो मिली थी उसकी संख्या 2000 से भी ज्यादा थी। उसका व्यापार की बात करें तो व्यापार इनका किनके बीच में होता था, तो मेसोपोटामिया और फारस के साथ इनके क्या थे, मेसोपोटामिया और फारस के साथ इनके व्यापारिक व्यापारिक संबंध स्थापित थे, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है, यानी कि एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज होता था, ठीक है, यह भी व्यवस्था उस वक्त थी। और वजन प्रणाली यानी वजन जो तौलने की बात करते हैं, वह भी उस वक्त वहां पर क्या था, इस्तेमाल किया जाता था इस सभ्यता में, ठीक है। फिर धर्म की अगर बात करें तो धार्मिक विश्वास, तो मातृ देवी की पूजा, जैसे आज हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से उस जमाने में भी क्या होता था, मातृ देवी की पूजा होती थी, ठीक है। और टेराकोटा की महिला मूर्तियों से मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलता है। टेराकोटा जो है, टेराकोटा की उस वक्त क्या मिली, खुदाई में मूर्ति मिली, ठीक है, और देवी की मूर्ति मिली, मातृ देवी की मूर्ति मिली। इससे यह पता चला कि उस वक्त के लोग जो है देवी माँ की पूजा करते थे, ठीक है, उसका प्रमाण मिला। फिर पशुपति महादेव, ठीक है, उनका मिला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर ध्यान मुद्रा में बैठी आकृति जो महादेव थे, उनकी मूर्ति का भी साक्ष्य मिलता है, और मुहर जो होता है, मुहर पे भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है। फिर वृक्ष की पूजा आज भी होती है, वृक्ष की पूजा, ठीक है। उस वक्त पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था, आज भी माना जाता है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है उस जमाने में भी, ठीक है। मुहरों पर अंकित है यह बात, मुहरों पे भी पीपल का पेड़ जो है उनका जो आकृति है उस पर अंकित था मुहर पे। इससे साक्ष्य पे पता लगता है कि उस वक्त वृक्ष की भी पूजा की जाती थी। नगर बड़ा ही जो है शानदार व्यवस्थित रूप से था, नगर नियोजन जो था बड़ा ही उत्कृष्ट था, ठीक है। उसे दो भागों में बांटा गया था। बेसिकली जो नगर है, ठीक है, उस समय जो सिटी प्लान है उसको दो भाग में बांटा गया था, ठीक है। पहला जो आपका है, दो पश्चिमी भाग में ऊंचागढ़, ठीक है, जैसे ये सेंटर में था, एक ऊंचा स्थान था, ठीक है, बिल्कुल ऊंचाई पे था, ठीक है, और पूर्वी भाग जो है निचला शहर था, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो लोग ऊंचाई पे रहते थे वह वहां के एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे, ठीक है, क्योंकि किसी राजा की बात तो यहाँ पे पता नहीं चला इतिहास में कि कोई ऐसा शासक भी था, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा अंदाजा लगाया गया कि जिन लोग का मकान, ठीक है, ऊंचाई पर था वो वहां के शासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। जो भी वहां का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, विधि व्यवस्था थी, वह इन्हीं लोग के द्वारा वह देखा जाता था, ठीक है। और जो पूर्वी भाग है वह निचला भाग था, यानी आम पब्लिक, जो भी मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास हो गया, ठीक है, जिसमें कि बिजनेस क्लास, फिर मजदूर वर्ग हो गया, वह लोग उसमें शामिल थे, ठीक है। फिर ग्रिड प्रणाली, जो सड़क है, सड़क का भी बड़ा ही व्यवस्था था, वह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है, जैसे आज चौराहा देखते हैं ना, आप चौराहा आता है कहीं भी, तो उस तरीके से सड़क था उस समय में, सोच लीजिए। ये नहीं कि कैसे भी एक सड़क बन गया, कोई पगडंडी है जा रहे हैं, वैसा नहीं। जैसे शहर में आप देखते हैं चौराहा देखते हैं, चौक चौराहा देखते हैं, वैसी सड़कें उस समय हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद जल निकासी व्यवस्था वह बहुत शानदार था, ड्रेनेज सिस्टम जो है उस वक्त का बहुत शानदार था। और
जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी के में जैसे नालों में ढलान होता है ना कि पानी प्रॉपर तरीके से जो है ड्रेनेज सिस्टम हो, वह सब कुछ था। मतलब जो तकनीक का इस्तेमाल हम आज करते हैं वो सारी तकनीक उस वक्त भी उस जमाने उस समय के हिसाब से बहुत ही उन्नत थी। ठीक है, फिर देखिए अब इसकी वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां देखिए आप। ठीक है, वैज्ञानिक और तकनीक जो तकनीकी उपलब्धियां हैं वह क्या है, तो गणित का विकास था। उस वक्त जो है गणित का विकास में लोग दशमलव का भी जानते थे, दशमलव की जानकारी थी। दशमलव आधारित संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता था उस वक्त। फिर ज्वारीय बंदरगाह, लोथल में विश्व का पहला ज्वारीय बंदरगाह बना। ज्वारीय मतलब जानते हैं, ज्वार भाटा जो आप जानते हैं कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र का पानी क्या होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, यह आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो उस वक्त भी जो आपका ज्वारीय बंदरगाह था उसका निर्माण किया गया था। यानी कि लोग जो साइंस है, मैथ्स है, ये सारे कैलकुलेशंस है, उससे उस वक्त के लोग अवगत थे। इससे यह पता चलता है, तभी यह संभव भी हो पाया। अब सभ्यता के 3 चरण देख लीजिए। 3 स्टेज में जो है सभ्यता को यहां पर आपके डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा पहला क्या चरण है, तो प्रारंभिक हड़प्पा यह क्या है, तो 3300 से लेके 2600 ईसा पूर्व। ठीक है, यह पहला स्टेज हो गया। इसको हाकड़ा चरण भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु लिपि के प्रारंभिक उदाहरण यहां से मिलते हैं। ठीक है, केंद्रीकृत प्राधिकरण का विकास यहां पर होता है, यानी कि सेंट्रलाइज जो सिस्टम था वह था यहां पर। फिर उत्तर हड़प्पा की बात करें तो फिर आपका आता है सेकंड नंबर पे आता है परिपक्व परिपक्व हड़प्पा हड़प्पा। ठीक है, यह आपका 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। इस वक्त क्या हुआ था, तो बड़े बड़े शहरों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, उसका व्यापार का विस्तार किया गया था। सभ्यता का जो है स्वर्णिम काल, गोल्डन जो कहते हैं ना, यह तो शुरुआती दौर था। ठीक है, पहला जो मैंने टाइम पीरियड बताया आपका 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व, यह शुरुआती दौर था इस सभ्यता का। लेकिन जो इसका सबसे जो एडवांस स्टेज आता है, जिसको परिपक्व मैच्योर्ड समय कहते हैं, परिपक्व हुआ, ठीक है ना, तो वह हड़प्पा का कौन समय काल था, तो 2600 ईसा से लेकर 1900 ईसा पूर्व। इस वक्त क्या था, तो बड़े शहरों का जो है वहां पर विकास हुआ था। ठीक है, उसका व्यापार का विस्तार हुआ, उसका सभ्यता का जो है स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और तीसरा तीसरा जो समय टाइम पीरियड था वो था उत्तर हड़प्पा, 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व। धीरे धीरे गिरावट आया, मतलब पतन की ओर, यह सभ्यता पतन की ओर बढ़ने लगी। शहरों का परित्याग, संस्कृति का क्रमिक पतन। ठीक है, क्रमवार तरीके से धीरे धीरे सभ्यता का पतन हुआ। ठोस कारण आज भी नहीं पता है, लेकिन इस सभ्यता का पतन जो हुआ यह तीसरे चरण में हुआ, 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब पतन के कारण को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए पतन का जो कारण है ना, इसका कोई ठोस कारण पता नहीं चला हमें। ठीक है, इसका कोई, इस सभ्यता के बारे में बहुत सारा रिसर्च आज भी चल रहा है, लेकिन इसका कोई ठोस कारण जो है इस सभ्यता के पतन का, वह पता आज भी नहीं चला हमें। ठीक है, तो कुछ है अनुमान अलग अलग लोगों के द्वारा लगाया गया, जिसमें कि कहा गया कि आर्यों का आक्रमण हुआ, बाहरी आक्रमण से विनाश की संभावना संभावना ही। ठीक है, कोई इसके बारे में कोई श्योर नहीं है। फिर जलवायु परिवर्तन, ऐसा कहा गया कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, कम वर्षा हुआ, क्योंकि देखिए यह जो सभ्यता थी ना, ये कृषि आधारित सभ्यता थी। ठीक है, कृषि, क्योंकि नदी के किनारे बसने से आप समझ सकते हैं कि जल को जो है यहाँ पर विशेष स्थान दिया गया। नदी को क्यों दिया गया, स्वाभाविक बात भी है। स्वाभाविक बात है कि भाई बिना जल के जीवन नामुमकिन है। सूखा होगा, खेती कैसे होगी, कृषि व्यवस्था पूरी चौपट होनी है, भोजन वहीं से मिलना है। ठीक है, और यह जो ये सभ्यता है यह पूरी कृषि पर आधारित थी। तो पानी ही नहीं रहेगा तो किसान जो है खेती कहाँ से करेंगे। तो जलवायु में परिवर्तन हुआ, कम वर्षा हुआ और सूखे की स्थिति हो गई, जिस वजह से भी यह इस सभ्यता का जो है समापन हो गया। फिर नदी मार्ग में परिवर्तन, जिन नदियों किनारे यह सभ्यता फली फूली थी, उन नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो गया। मान लीजिए ये सभ्यता यहाँ पर बसी हुई है, अब यहाँ नदी नहीं आके कहीं और जा रही है, तो भाई सीधी सी बात है, लोग या तो उनका पलायन यहाँ से हो गया, या धीरे धीरे लोग मरने लगे। ठीक है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए भाई भोजन पानी तो चाहिए, दाल रोटी तो चाहिए, और खेती उसके लिए क्या है, तो भाई पानी चाहिए। तो नदी मार्ग में परिवर्तन हुआ,
जो आपका घग्गर और हकड़ा नदी के मार्ग की बात करते हैं, उनके मार्ग में परिवर्तन हुआ। फिर प्राकृतिक आपदा की भी बात आती है कि प्राकृतिक आपदा भी हुआ यहाँ पर, ठीक है। भूकंप और बाढ़ की संभावना बताई गई, ठीक है ना, भूकंप और बाढ़ की संभावना बताई गई। तो यह कुछ कारण थे जिसके वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ, यह कुछ कारण थे, ठीक है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो है इस सभ्यता का क्या हुआ, आपका पतन हुआ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यह लेक्चर मैं कंक्लूड करता हूँ, और आज के इस लेक्चर को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई डाउट होता है तो सवाल जरूर पूछें। और दूसरी बात, यह तो आपका जीके जीएस का लेक्चर चल रहा है जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैंने शुरुआत कर दिया है, और बहुत सारे जो अलग आपके टॉपिक्स हैं वो भी धीरे धीरे मैं कवर करूंगा। और जो लॉ के आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उस पर भी आपके सारे वीडियो लेक्चर्स बैक टू बैक अपलोड्स हो रहे हैं। आपका चैनल लॉकुल है, उस पर जाइए, सारे लेक्चर्स वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। कोई सवाल होता है तो सवाल जरूर पूछिए। तब तक के लिए नमस्कार।